आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिवसेना की धमकी के बीच कंगना रनौत पहुंची मुंबई। विरोध में शिव सैनिकों ने तो समर्थन में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही मुंबई महानगर पालिका ने इसके ऑफिस पर चलाया बुलडोजर। हाईकोर्ट की रोक के आदेश से पहले कंगना को पहुंचाया भारी नुकसान। 7 दिनों से चली आ रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को प्रशासन ने जबरन कराया खत्म। कोरोना की आशंका के चलते पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों को जांच और क्वारंटाइन के लिए भेजा। प्रशासन की कार्रवाई पर राजनीति तेज। कांग्रेस नेता डॉली शर्मा ने अस्पताल में अभिभावकों से मुलाकात कर प्रशासन और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। 171 दिनों बाद गाजियाबाद में बुधवार से चलने लगी मेट्रो। वैशाली से द्वारका तक का सफर शुरू। दूसरी लाइन गुरुवार से खुलेगी। अब खबरें विस्तार से। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने पर शिव सैनिक और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शिव सैनिकों ने जब कंगना के विरोध में नारे लगाए तो करणी सेना और आरपीआई कार्यकर्ताओं ने उसके पक्ष में नारे लगाए। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने दूसरे गेट से कंगना को बाहर निकालकर घर तक पहुंचाया। कंगना रनौत अपनी वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ मुंबई पहुंच चुकी है। बुधवार को उन्होंने मुंबई पहुंचने की पहले से ही ऐलान किया था। उनके पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया था। एयरपोर्ट के बाहर कंगना के विरोधियों और समर्थकों की भारी भीड़ सुबह से ही जुटी थी। जमकर नारेबाजी हो रही थी। एयरपोर्ट के बाहर जहां शिव सैनिक उनका विरोध कर रहे थे, वहीं करणी सेना और आरपीआई के कार्यकर्ता कंगना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। भीड़ से बचाते हुए सुरक्षा कर्मियों ने कंगना को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला। वहीं शिवसेना का कहना है कि कंगना डर गई है और इसीलिए दूसरे गेट से भाग गई। उनका कहना है कि कंगना जहां भी जाएंगी उनका विरोध किया जाएगा। कंगना एयरपोर्ट से निकलकर सीधे अपने घर के लिए गई। एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए थे। शिव सैनिक काले झंडे के साथ चले जाओ कंगना रनावत चले जाओ के नारे लगा रहे थे। वहीं करणी सेना और आरपीआई के नेता जय शिवाजी वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। रामदास अठावले के पार्टी का कहना है कि वे कंगना को सुरक्षा देने आए हैं। बता दें कि कंगना और शिवसेना के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। कंगना पर आरोप है कि मुंबई को उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच तू मैं अब तोड़फोड़ में तब्दील हो गई है। मुंबई महानगर पालिका ने बुधवार को कंगना रनौत के ऑफिस को तहस नहस कर दिया। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। कंगना ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आधुनिक बाबर ने मेरे मंदिर को तोड़ दिया, मैं इसे फिर से बनाऊंगी। शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जारी झगड़ा बुधवार को चरम पर पहुंच गया। बुधवार को कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया। देखिए किस तरह मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर कंगना के ऑफिस को तहस नहस कर दिया। न सिर्फ बाहर के हिस्से को बल्कि अंदर के फर्नीचर एवं अन्य सामानों को भी तोड़ दिया गया।
बीएमसी की तोड़फोड़ की इस कार्रवाई को कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बुलडोजर अपना काम करता रहा। तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील दायर की। अपील की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी, मगर तब तक सब कुछ तहस नहस हो गया था। ऑफिस तोड़े जाने को लेकर भड़की कंगना ने ट्वीट कर जवाब दिया। कंगना ने लिखा, यह मेरे लिए एक इमारत नहीं बल्कि राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रखना बाबर यह मंदिर फिर बनेगा। कंगना ने एक और ट्वीट कर लिखा कि उनके घर में कोई अवैध निर्माण नहीं कराया गया। सरकार ने भी 30 सितंबर तक कोविड संकट को देखते हुए तोड़फोड़ पर बैन लगा रखा है। बॉलीवुड देखो फांसीवाद कुछ ऐसा ही दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन का ज्ञापन लेने आए CO2 के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बुधवार सुबह जिला प्रशासन ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों को धरना स्थल से हटा दिया। सभी का कोविड टेस्ट कराकर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। यहां तक कि टेंट का सामान हटाकर पूरे एरिया को सैनिटाइज भी कराया गया। अभिभावकों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस तैनात किया गया। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। कोरोना काल की स्कूल फीस माफ कराने को लेकर पिछले 7 दिनों से चल रहे गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन धरने को बुधवार को जबरन समाप्त करा दिया गया। कोरोना संक्रमण का हवाला देकर प्रशासन ने सभी सदस्यों को जिला मुख्यालय से हटा दिया। जिला प्रशासन का कहना है कि मंगलवार को धरना स्थल पर ज्ञापन लेने आए CO2 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यह कार्रवाई करनी पड़ी। धरने पर बैठे सदस्यों को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। ADM सिटी SK सिंह का कहना है कि संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ कोविड-19 का उल्लंघन व धारा 144 के उल्लंघन को लेकर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस समय पूरा प्रदेश, देश और विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। कल हमारे CO सेकंड जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि यहाँ ज्ञापन लेने आए हुए थे। तो इस एरिया को हम लोग संक्रमण मुक्त करा रहे हैं और साथ साथ जो है जो लोग यहाँ पे हैं उनको बड़े रिक्वेस्ट के साथ हम लोग बता रहे हैं कि आप जो है आप होम आइसोलेशन पर रहिए। हम घर भेज के सब आपको टेस्ट कराएंगे और उसके बाद जिससे कि मतलब जो है ये फैलने न पावे। और साथ साथ हमने 144 के उल्लंघन में 188 के तहत मुकदमा भी किया हुआ है। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर अभिभावकों ने भी कड़ा रोष जताया है। धरना स्थल पर पहुंची महिला अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि कोरोना आड़ को लेकर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। 7 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, तब क्यों नहीं एक बार भी जांच कराई गई। प्रशासन तो बिल्कुल तो अंधी हो गई है, उनको तो कुछ दिखाई देता नहीं है। वो तो ये सोच रहे हैं कि ठीक है हम कोरोना का इनके ऊपर एक्ट लगा के और इनको वो कर देंगे। हम इनको कहेंगे कि आप ठीक है कोरोना है आपके दिन को जो भी है और आप यहाँ से जाइए। इस तरह इन्होंने वो लगा के ब्लेम लगा के उनको उठा दिया है और हमारा जो भी था सब कुछ हटा दिया है। तो पूर्व में कोई इतला दी गई थी आपको, कोई जानकारी दी गई थी या कुछ भी नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 4 दिन से हम लोग आराम से बैठ के भूखे अपने कैसे बैठ रहे थे और आराम से हम अपना धरना कर रहे थे। हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कोई भी कुछ नहीं प्रॉब्लम थी। हम सिर्फ अपनी मांगे जो रख रहे थे, सिर्फ जो मांगे थे सिर्फ उन्हीं के लिए हम अपना वो कर रहे थे। उससे पहले कुछ भी ना तो DM आए, उन्होंने आश्वासन दिया खाली और कुछ नहीं दिया। जितने लोगों को लेकिन पता है आपको कहाँ ले गए हैं, कुछ बात उनसे? नहीं सर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिल रहा। उनका लग रहा है अब ये पुलिस वाले हमें भी ले जाने का प्लान बना रहे हैं। ये आ रहे हैं, हम लोगों को भी उठाने के लिए आ रहे हैं और ले जाएंगे साथ में। मुझे ऐसे लग रहा है, देखो ना आप इधर कैमरा घुमाकर देख लो कि पुलिस फोर्स खड़ी होकर हमारी तरफ आ रही है। ज्यादा बोला ना मीडिया में तो ये हम लोगों को भी कहेंगे आइए मैडम चलिए कस्टडी में चलिए, वहीं रहेंगे हम। यानी डर है अभी भी आपको? बिल्कुल सारे अभिभावक सर इसीलिए नहीं निकल के आ रहे
क्योंकि पीछे से प्रशासन ने इन लोगों को लगा रखा है कि जैसे ही कोई बोलेगा कुछ भी करेगा, इनकी लाठी चार्ज करो, इन्हें भगाओ। बिल्कुल। धरने पर बैठे पेरेंट्स को हटाने के बाद उनके टेंट व अन्य सामान को भी धरना स्थल से हटाकर पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया। धरना स्थल पर अभिभावक फिर से एकत्र ना हो सकें, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। ऑनलाइन क्लास की फीस निर्धारण और तिमाही फीस माफी की मांग को लेकर 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों के समर्थन में कांग्रेसी नेता डॉली शर्मा भी बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंची। अभिभावकों को धरना स्थल से हटाए जाने से नाराज डॉली शर्मा ने भाजपा सरकार व जिले के जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद वे अस्पताल में भर्ती एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी से भी मिलने पहुंची। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को समर्थन देने पहुंची कांग्रेसी नेता डॉली शर्मा ने जिला प्रशासन और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने जिले के सांसद विधायकों को भी आड़े हाथों लिया। डॉली शर्मा ने आरोप लगाया है कि कोरोना जांच की आड़ में अभिभावकों को हटाया गया है, जबकि वह अपनी जायज मांग कर रहे थे। पहली बात तो मुझे बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक, 1 मेयर, 1 सांसद और ज़्यादा संख्या में पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी। और आज जो घर घर की मांग है कोरोना के कारण, आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, आज रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। और उस दौरान जब पेरेंट्स अपनी एक जायज़ मांग लेकर बैठे थे, उनको बहाने से कोरोना पे हटा दिया गया। क्योंकि जो यहाँ मेरे जैसे जानकारी में आया है कि यहाँ जो बोला गया था कि CO सिटी 2 वो आए थे, तो उनके साथ SDM भी आए थे, उन्हें भी क्वारंटाइन कीजिए। डॉली शर्मा का कहना है कि अगर अभिभावकों में से कोई पॉजिटिव है तो सिर्फ उन्हें ही क्यों क्वारंटाइन किया गया, उन अधिकारियों को भी क्यों क्वारंटाइन नहीं किया गया जो धरने पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की मांग जायज है, स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर हजारों रुपए की फीस वसूल रहे हैं। और अगर ऐसा था तो DM साहब को भी क्वारंटीन कीजिए, पूरे के पूरे प्रशासन को क्वारंटीन कीजिए। यहाँ कई सारे ऐसे पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं जो उस दिन भी यहाँ खड़े थे जब पेरेंट्स यहाँ बैठे थे। सिर्फ पेरेंट्स को क्यों उठाया गया? सिर्फ पेरेंट्स को इसलिए उठाया गया कि पेरेंट्स अपनी एक जायज़ मांग लेकर यहाँ बैठे हैं, दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। औरतों की हालत खराब है, वो अस्पताल में हैं, जीने मरने में जूझ रही हैं। ये अगर ऐसा ही है तो क्वारंटाइन पूरे जिला प्रशासन को कीजिए गाजियाबाद के। आज मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी जायज़ मांगों को उठाना। धरना स्थल से डॉली शर्मा एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी से मिलने सर्वोदय अस्पताल पहुंची और उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। डॉली शर्मा ने सीमा त्यागी को आश्वासन दिया है कि वे उनकी लड़ाई में उनका पूरा समर्थन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बुधवार से ब्लू और पिंक लाइन पर भी मेट्रो सेवाएं बहाल कर दी गई। 171 दिन बाद वैशाली मेट्रो स्टेशन से सेवा बहाल होने से गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि स्टेशन पर कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं DMRC ने भी लोगों से बेवजह मेट्रो में सफर न करने की अपील की है। 171 दिन बाद बुधवार से ब्लू और पिंक लाइन पर भी मेट्रो सेवाएं शुरू हो गई। वैशाली मेट्रो स्टेशन से लोगों ने काफ़ी लंबे समय बाद मेट्रो में सफ़र किया। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश से पूर्व यात्रियों के सामानों को सैनिटाइज किया गया व सुरक्षा पड़ताल करने के बाद ही प्लेटफॉर्म के लिए प्रवेश दिया गया। गाजियाबाद से वैशाली लाइन से मेट्रो सेवा बहाल होने से दिल्ली जाने वाले कामकाजी लोगों को भी बड़ी राहत मिली। दोनों लाइनों पर करीब 123 किलोमीटर के दायरे में 96 ब्लू और 58 पिंक स्टेशनों में से 9 इंटरचेंज हैं। सभी इंटरचेंज स्टेशनों पर मेट्रो 30 सेकंड रुकेगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक 2 शिफ्टों में ब्लू लाइन द्वारिका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार पर मेट्रो सेवाएं शुरू हुई। हालांकि DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वह बेवजह मेट्रो में सफ़र करने के लिए यात्रा न करें। बेहद ज़रूरी होने पर ही यात्री सफ़र करें ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। DMRC ने कहा था कि वह 7 से 12 सितंबर के बीच 3 चरणों में सेवाएं बहाल करेगा। DMRC के मुताबिक 10 सितंबर से 3 और लाइनों पर मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके तहत रेड लाइन रिठाला, शहीद स्थल नया बस अड्डा गाजियाबाद, ग्रीन लाइन पर कीर्ति नगर, इंद्रलोक से ब्रिगेडियर होशियार सिंह बहादुरगढ़, जबकि वॉलेट लाइन पर कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह के बीच मेट्रो चलेंगी। इसके बाद मेजेंटा, ग्रे और एयरफोर्स एक्सप्रेस लाइन पर सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी।
इन दोनों लाइनों को फिर से खोलने पर मौजूदा 28 इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन से 9 की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यात्री इन लाइनों पर राजौरी गार्डन, दिल्ली हाट, INA, मयूर विहार फेज़ 1, कड़कड़डूमा, राजीव चौक, यमुना बैंक, ISBT, आनंद विहार, आज़ादपुर और सिकंदरपुर स्टेशनों पर इंटरचेंज कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मेरठ रोड पर बुधवार को एक अजीब तमाशा देखने को मिला। मेरठ रोड स्थित श्रीराम पिस्टन कंपनी के गेट के सामने सफेद कपड़े में पड़ी एक बॉडी को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। देखने से लग रहा था कि किसी की बॉडी को सफेद कपड़ों में लपेटकर फेंक दिया गया हो। वहां से गुजर रहे लोग भी इसे देखकर चकरा गए। कहानी में ट्विस्ट इसके बाद आई जब लोगों ने करीब से जाकर कपड़े को हटाया तो एक युवक हाथ पैर हिलाता हुआ नजर आया। लोगों ने पूरे कपड़े को हटाया तो युवक उठकर बैठ गया। पता चला कि वह सफेद कपड़ा लिपटकर सो गया था। नोएडा की CEO रितु महेश्वरी ने बुधवार को केंद्रीयकृत कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। यह सेंटर SCL के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ सभी तरह की योजनाओं और सेवाओं की मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेक्टर 39 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में 2.5 करोड़ रुपए लागत की एक HCL फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीयकृत कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया गया है। इस सेंटर का शुभारंभ बुधवार को नोएडा की CEO रितु माहेश्वरी ने किया। इस सेंटर से जन स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के संचालन और मॉनिटरिंग एवं समाधान एक ही स्थान पर हो सकेगा। नोएडा की CEO रितु माहेश्वरी ने कहा कि इस सेंटर को कई सेवाओं से जोड़ा गया है। इसके अलावा यहीं से नोएडा सिटीजन ग्रीवांस सेल, स्वच्छता ऐप, WhatsApp कंप्लेंट नंबर से आने वाली शिकायतों का भी निस्तारण किया जाएगा। जो पहले जहाँ कई जगह थी जहाँ गंदगी के अंबार लगे रहते थे और आज शहर एक साफ सुथरा और स्वच्छ शहर दिखता है। ये केवल एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने स्वच्छता रैंकिंग जारी की और उसमें 150 से हम लोग 25वें स्थान पे आए। उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे आए। तो ये एक रैंकिंग तो एक आउटकम था ही, लेकिन हम सभी लोगों ने यहाँ रहने के नाते और आज रेजिडेंट्स भी देखा है कि कोविड के दौरान जो कार्य यहाँ के जन स्वास्थ्य विभाग ने, यहाँ के स्वच्छता कर्मियों ने सैनिटाइजेशन में किया, जितने कंटेनमेंट जोन्स थे, हॉटस्पॉट एरियाज थे, उनमें जाके घर घर में सैनिटाइजेशन किया, तो अपने आप में एक बहुत ही अहम कार्य था। CEO रितु माहेश्वरी का कहना है कि इस सेंटर से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले वाहनों की मॉनिटरिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग करने वाले वाहनों की मॉनिटरिंग, जन स्वास्थ्य से जुड़े नोएडा प्राधिकरण के वाहनों की मॉनिटरिंग समेत कई कार्यों को अंजाम दिया जा सकेगा। इस शहर को, यद्यपि कोरोना पूरे देश में इस वक्त फैला हुआ है और बहुत सारे कारण हैं किस वजह से हम लोग अभी जो इसको इरेडिकेट करने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन इसके नियंत्रण को रोकने में और वातावरण को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में निश्चय ही अथॉरिटी के स्वच्छता कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और पुनः वो सभी लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के दौरान 6 माह से सफाई और सैनिटाइजेशन के काम को अच्छी तरह से करने वाले स्वच्छता कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में कैब चालक की हत्या में अब नया मोड़ आया। एक ऑडियो वायरल होने के बाद मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि अलग मजहब के कारण उसके पिता की हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस आरोप को गलत बता रही है। पुलिस का कहना है कि कैब चालक की हत्या विशुद्ध आपराधिक घटना है। 3 दिन पहले थाना बादलपुर क्षेत्र में बदमाशों के हाथ मारे गए कैब चालक आफ्ताब आलम के बेटे मोहम्मद साबिर ने गंभीर आरोप लगाया है। साबिर का कहना है कि उसके पिता की अलग मजहब होने के कारण से हत्या की गई। अगर बदमाशों का मकसद लूटपाट होता तो बदमाश कार ले जाते। बदमाशों ने उनके पिता के पर्स तक को नहीं छुआ। बादलपुर थाने से 4 किलोमीटर आगे मेरी गाड़ी साइड में खड़ी मिली। वहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े थे। हमने उनसे पूछा कि मेरे पापा कहाँ हैं। उन्होंने कहा हॉस्पिटल में है, आपको थाने चलना होगा, पहले थाने चल के SI साहब से मिलना होगा, उसके बाद फिर आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे। हम फटाफट भी वहाँ से हॉस्पिटल गए और थाना गए। पहले थाने पे गए, उन्होंने जो पूछा उन्होंने सब कुछ बताया। उनके बाद वो वहाँ
मुझे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे मेरे पापा को मृत घोषित कर दिया गया। मुझे जो पुलिस वालों ने जो पंचनामा लिखा उसमें एक चीज़ नहीं ऐड करी है कि इसमें मॉब लीचिंग का भी केस है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे नहीं लिखा, और एक दो बात और नहीं लिखी है, जैसे कि उन्होंने फ़ोन नंबर ऐड नहीं कर रहे थे, कुछ एक मोबाइल कौन सा है वो भी ऐड, वो कौन सा मोबाइल नंबर था वो भी ऐड नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पापा को जस्टिस मिले, इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। साबिर का कहना है कि उनके पिता से जबरन जय श्री राम बोलने को कहा गया। उनके पिता जिस युवती को बुलंदशहर छोड़ने गए थे वह हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है। 41 मिनट से अधिक की रिकॉर्डिंग का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर साबिर ने यह आरोप लगाया है। रास्ते में 2-3 लोग जबरदस्ती गेट खोले गाड़ियाँ बैठ गए, बोले मुझे आगे छोड़ देना। वहाँ पे पापा को डाउट हुआ ये लोग ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन लगा के मैं अपनी जेब में रख लिया। मैंने उनकी सारी बात सुनी है, फिर मेरे को लगा कि हाँ कुछ डिस्टर्बेंस वाली बात हो रही है, उसमें दारू उल्टी सीधी बात कर रहे, दारू पीने की बात कर रहे, तो मॉडर्न है मेरे अभी 10 लोग मॉडर्न है दारू पी ले ऐसी बात कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो मुझे डाउट हुआ तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। उसमें फिर उनको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि जय श्री राम बोलिए, ठीक है, और ये पीने के लिए उनको जिद किया गया। उसके बाद जब हम उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद हमारे से कॉन्टैक्ट टूट गया। वहीं पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जोन हरीश चंदन ने बताया कि मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। चालक की हत्या एक शुद्ध आपराधिक घटना है जिसमें जांच की जा रही है। घटना चूंकि बुलंदशहर के है, इसलिए विवेचना जनपद बुलंदशहर को ट्रांसफर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।